अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अब सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट के फिजिक्स फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंगली सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ दी वेक्टर्स। अब वेक्टर्स क्या होते हैं, आपने 9th क्लास में ना इसका बेसिक कंसेप्ट लिया हुआ है, अभी इसको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था। तो हमारी डेली लाइफ में ना हम लोग बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ हमारा लिंक होता है, डील करते हैं। लाइक हम लोग मैथ्स की बात करते हैं, जैसे हम लोग दुकान पे चले जाते हैं कि 1 kg दे दे मुझे, चीनी दे दे, नमक दे दे, सो ऑन। हम टाइम की बात करते हैं कि अब 2 घंटे गुजर गए, 3 लेंथ की मालूम बात करते हैं, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, फोर्स की। ये सारी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनके साथ हम समहाउ कोई वर्ड्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ हम डील कर रहे होते हैं। कहते हैं इनमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ का। स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं मुझे जिनको सिर्फ और सिर्फ नंबर से और यूनिट से एक्सप्लेन किया जा सके, ठीक है। इसमें आपके पास कह लें कि मैथ्स आ जाएगी, टाइम आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी। तो ये इसकी एग्जांपल्स में आ जाती है, मतलब ऐसी चीज़ जिसको सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड नंबर से और यूनिट से एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। तो इसकी आप एग्जांपल में लिख लीजिएगा, इसके एग्जांपल में मैथ्स आ जाएगा, ठीक है। इसके स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल में टाइम आ जाएगा और इसके अलावा स्पीड आ जाएगी, एटसेट्रा, ठीक है। अब ये तो क्वांटिटीज़ ऐसी है जिनको हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं, कि जिसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे लाइक हम लोग, मैंने आपको एग्जांपल देके, हम दुकानदार के पास आते हैं, हम कहते हैं 1 kg चीनी दे दे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके अमाउंट बता रहे होते हैं, हम नंबर बता रहे होते हैं, ठीक है। और केजी तो मतलब है कि यूनिट बता रहे होते हैं। तो 1 kg चीनी का मतलब है मैंने उसको एक तो उसकी क्वांटिटी बताई है, दैट इज़ 1, और साथ में उसका यूनिट बताया। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको बताने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर से और यूनिट से काम चल जाए, उसको हम नाम देते हैं स्केलर क्वांटिटी का। कहते हैं ऑन दी अदर हैंड कुछ हमारे पास क्वांटिटीज़ ऐसी होती है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें यूनिट नंबर के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, वो रिक्वायर सम काइंड ऑफ डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल में आ जाती है फोर्स, आ जाती है एक्सेलरेशन, टॉर्क, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ की हैं। तो ये डेफिनेशन है जो आप लोग यहाँ से करेंगे बेसिकली स्केलर की और वेक्टर की। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिनमें आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर और यूनिट चाहिए होता है। मैंने आपको इसके आगे ऊपर एग्जाम्पल भी बता दिया, जैसे मैथ्स आ जाता है, टाइम आ जाता है, एंड स्पीड आ जाती है। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी होती है जिनको डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उनको डायरेक्शन भी चाहिए होती है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है, दैट आर कॉल्ड दी वेक्टर क्वांटिटीज़। उसमें फोर्स आ जाती है, एक्सेलरेशन आ जाता है, टॉर्क। कहते हैं हमारी डेली लाइफ में जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ना टॉर्क की, ये दो डेफिनेशन खत्म हो गई, आगे वो एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि चीनी हम लेने जाते हैं तो 1 kg बताते हैं, हम अमाउंट बताते हैं, यूनिट बताते हैं। इसी तरह से वो वेक्टर को एक्सप्लेन करा हमारी डेली लाइफ में। कहते हैं हमारी डेली लाइफ में जो साइन बोर्ड्स जो रोड्स के ऊपर लगे होते हैं ना, वो बेस्ट एग्जाम्पल है वेक्टर्स की। क्यों? क्योंकि वो आपको डायरेक्शन भी बता रहे होते हैं, वो आपको डिस्टेंस भी बता रहे होते हैं कि आगे कितने डिस्टेंस के ऊपर कोई पर्टिकुलर जो है जगह एग्जिस्ट कर रही है। लाइक इस तरह से ना रोड्स के ऊपर साइड पे इस तरह से साइन बोर्ड्स लगे होते हैं जहाँ पे लिखा होता है लाइक कि मेरे पास कितने डिस्टेंस के ऊपर अगर फर्दर कोई जगह, लाइक अगर चलते जाएं तो 63 किलोमीटर चलने के बाद आपको मालूम जब आ जाएगा, फिर 65 के ऊपर आगे मदीना आ जाएगा, फिर बहरीन आ जाएगा। तो यहाँ पे वो ना डायरेक्शन भी बता रहे होते हैं कि आपने सीधा चलते जाना है इसके अलॉन्ग, रोड के अलॉन्ग, और कितने डिस्टेंस, वो आपको नंबर भी बता रहे होते हैं। तो आप आपको डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि आपने इस डायरेक्शन में जाना है, और आपको वो साथ साथ क्या बता रहे हैं, आपको डिस्टेंस भी बता रहे हैं। ऐसे साइन बोर्ड्स जो होते हैं ना, जैसे ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ की बेस्ट एग्जाम्पल में आ जाते हैं। इनके ऊपर जो आपको डिस्टेंस बताया होता है ना, 63 किलोमीटर था या 65 किलोमीटर था, वो डिस्टेंस जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी थी। लेकिन अगर उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन भी वो बता रहा है कि आपने स्ट्रेट जाते जाना है, आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करते जाना है, तो इसका मतलब है वो ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम डायरेक्शन भी अगर बता देते हैं डिस्टेंस के साथ, वो बेसिकली हम उसको नाम दे देते हैं वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस स्केलर है, ये सिर्फ नंबर को बताता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं साथ में डायरेक्शन भी बता देती हूँ तो डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों, मैग्नीट्यूड और नंबर डायरेक्शन दोनों मिलकर आपको क्या दे देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी दे देते हैं, ठीक है। और उस वेक्टर क्वांटिटी को यहाँ पे डिस्टेंस के केस में डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि ये सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताता है कि कितना डिस्टेंस रह गया है आगे, और डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन भी बता रहे होते हैं कि कितना आगे या लेफ्ट पे या राइट पे किस डायरेक्शन में आपने मूव करना है, ठीक है। इसलिए जो साइन बोर्ड्स हैं वो हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट की देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें आप डिस्टेंस भी बता रहे होते हो, मतलब नंबर भी बता रहे होते हो, डायरेक्शन भी बता रहे होते हो। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल रिलेट करवा रहे हैं।
कहते हैं इसके अलावा 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि ग्राफिकली किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने उसमें पढ़ा था कि ग्राफिकली ना किसी भी वेक्टर को ना एक एरो के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एक एरो के जरिए किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस एरो की जो हमारे पास लेंथ होती है ना वो इसकी मैग्नीट्यूड बताएगा। वेक्टर है उसकी दो क्वांटिटीज है ना, एक उसकी मैग्नीट्यूड है, एक इसकी डायरेक्शन है। तो ग्राफिकली किसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसकी लेंथ होती है वो इसकी मैग्नीट्यूड बताती है, और जिस साइड पे इसका ये हेड होता है वो हमें डायरेक्शन बता रहा होता है। तो ये ग्राफिकली है, ठीक है। तो ये देखें, ये उसी चीज़ को शो किया हुआ है कि ये एक एरो के जरिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो एरो की लेंथ होती है वो इसकी मैग्नीट्यूड बताती है, और ये जो हेड होता है ये इसकी डायरेक्शन बता रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जहाँ से स्टार हो रहा होता है उसको टेल बोलते हैं, जहाँ पे एंड हो रहा होता है उसको हेड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि आप इसको एक लाइन के जरिए प्रेजेंट करते हैं विद एन एरो हेड, मतलब एक एरो के जरिए प्रेजेंट करते हैं। जो इस लाइन की लेंथ होती है वो उसकी मैग्नीट्यूड बताती है, और जो एरो हेड होता है वो डायरेक्शन बता रहा होता है। कहते हैं ये 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करा। कहते हैं इस टॉपिक में, ये चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह से एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाता है। पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कंपोनेंट्स होते कौन कौन से हैं और कौन उनको कहते क्या हैं, मतलब वो सो ऑन उसको देखेंगे। तो वेक्टर रेजोल्यूशन हमारे पास मेन टॉपिक है। इस सारे में आपने सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है कि डिफरेंस पढ़ना है वेक्टर और स्केलर में, ठीक है, और विद एग्जांपल्स। साथ में याद रख लीजिएगा कि हमारे पास एग्जांपल है, क्या है, साइन बोर्ड किसकी एग्जांपल है, वो वेक्टर की एग्जांपल है, ठीक। अब हमारे पास मेन टॉपिक है वेक्टर रेजोल्यूशन, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। कहते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन, वेक्टर रेजोल्यूशन का मतलब है वेक्टर को रिजॉल्व करना उसके कंपोनेंट्स में, वेक्टर को डिवाइड करना उसके कंपोनेंट्स में, ठीक है। अब वो देखेंगे कैसे डिवाइड करते हैं। पहले तो वो कंपोनेंट्स को डिफाइन कर रहा है। कहते हैं कंपोनेंट्स होते हैं ना वो बेसिकली हमारे पास इफेक्टिव पार्ट होते हैं फिर वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शन के। एक वेक्टर के डिफरेंट डायरेक्शन में उसका कह लें कि कितना पार्ट है या डिफरेंट डायरेक्शन में उसके कितना कंपोनेंट है उस चीज़ को बता रहे होते हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल आप 2D केस लें। 2D केस का लेने का मतलब है एक्स एक्सिस लें और वाई एक्सिस लें, ठीक है। तो मैंने 2D केस ले लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर 3D हो तो मुझे जी एक्सिस पे लेते हैं, लेकिन हमने 2D केस लेना है तो कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लें। यहाँ पे सपोज करेंगे हमारे पास एक वेक्टर है जो यहाँ पे वेक्टर ए के जरिए रिप्रेजेंट मैं कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ वेक्टर ए के जरिए, ठीक है। कहते हैं अब इस वेक्टर का कुछ ना कुछ कंपोनेंट तो अलोंग द एक्स एक्सिस भी होगा, कुछ ना कुछ कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस भी होगा। तो इसका जो कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस होगा वो इसका एक्स कंपोनेंट होगा, और जो इसका हिस्सा या पार्ट इसका वाई एक्सिस के अलोंग आएगा उसको वाई कंपोनेंट बोल देंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास हम 2D केस में 2 एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई वेक्टर ए है तो इसका जो पार्ट, जो हिस्सा, जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा वो इसका एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है बच्चे जो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, और इसका जो कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस होगा उसको हम वर्टिकल कंपोनेंट या फिर वाई कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट को हम वाई कंपोनेंट बोलते हैं और एक्स कंपोनेंट को हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। कहते हैं ये दोनों जो कंपोनेंट्स होते हैं ना एक्स और वाई, अब ये देखो मुझे एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर का मतलब है दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। और मैंने कहा है कि जितना हमारे पास इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा वो एक्स कंपोनेंट होगा, और जो पार्ट हमारे पास लॉन्ग वाई एक्सिस होगा वाई कंपोनेंट होगा। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के दरमियान 90 डिग्री नहीं है, तो कंपोनेंट्स में एक दूसरे के साथ कितने एंगल के ऊपर होंगे, 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं उनको नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू में आ जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, आपस में 90 डिग्री के ऊपर होते हैं। अब हमने ये मान तो लिया कि हमारे पास एक वेक्टर है, उसका जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा वो एक्स कंपोनेंट होगा, और जो वाई के अलोंग होगा वाई कंपोनेंट होगा। अब वो कंपोनेंट्स बनाएंगे कैसे, किस तरह से इस वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, ये सारे पैसेज में वो ये बात कर रहा है। कहते हैं सपोज करें हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये मैंने वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मैं कहती हूँ ये वेक्टर ए का ना हमारे पास एंगल बना रहा है थीटा विद दी एक्स एक्सिस। मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल है ना, इसको मैंने थीटा बोल दिया। तो यहाँ पे ये देखिए ये एक्स एक्सिस, ये उसकी ना सारी की सारी डायग्राम बना दी हुई है, लेकिन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कि हमारे पास ये वेक्टर ए था जो कुछ एंगल थीटा बना रहा था, ठीक है। अब कहते हैं इस वेक्टर के हमने क्या करना है, कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको वेक्टर ए बोला तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ किसके जरिए, लाइन ओ पी के जरिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैंने कहा कि मैंने एक वेक्टर ए था जिसको मैंने रिप्रेजेंट किससे किया, ओ पी से। अब कहते हैं इसको इसके कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व करेंगे। इस वेक्टर के एंड पॉइंट से ना एक परपेंडिकुलर या एक लाइन ड्रॉ करूंगी मैं एक्स एक्सिस पे, और एक ड्रॉ करूंगी मैं वाई एक्सिस पे। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे इसके एंड पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ एक नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन,
ठीक है। मैं ड्रॉ करती हूँ कहाँ पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ एक्स एक्सिस पे। जहाँ पे जाके वो टच करेगा ना, तो यहाँ से लेके इस पॉइंट को जहाँ पे वो टच करेगा मैं क्यू का नाम दे देती हूँ। तो जहाँ पे जाके वो टच करेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसका कंपोनेंट होगा वो उसका एक्स कंपोनेंट होगा। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक उसका कंपोनेंट कौन सा है, एक्स कंपोनेंट। तो हमने कहा इसका जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन का मतलब है इसका अक्स, इसका साया जो एक्स एक्सिस पर पड़ा है उसका एक्स कंपोनेंट है। इसी तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो जितना स्टार्ट से लेके यहाँ तक का कंपोनेंट होगा उसका वाई कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल भी इसको बोला जाता है, एक स्ट्रेट लाइन भी बोला जाता है, ठीक है। तो वो ड्रॉ करते हैं। अब इसको परपेंडिकुलर क्यों बोलते हैं मुझे ये देखें, ये आप सीधा फेंक रहे हो किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के दरमियान, तो इसके दरमियान एंगल कितना 90 डिग्री, इसके लिए इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास वाई था, आपने इसके लॉन्ग एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना शुरू किया, तो इसके दरमियान और इसके दरमियान 90 डिग्री है, तो इसलिए भी इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको ड्रॉ किया एक स्ट्रेट लाइन को, जहाँ पे जाकर उसने टच किया उसको पॉइंट क्यू बोल दिया, तो स्टार्ट से लेके यहाँ तक हम कहते हैं इसका एक्स कंपोनेंट है। इसी तरह से यहाँ से ड्रॉ किया तो ये हमारे पास इसका क्या है, वाई कंपोनेंट। अच्छा, इसको इस वेक्टर का प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ये देखिए हमें ऐसा लग रहा है ना कि इसका प्रोजेक्शन है, इसका अक्स है कितना पड़ा है, तो उसको हमने एक्स कंपोनेंट बोल दिया। और फिर यहाँ पे हमने देखा कि जितना उसका प्रोजेक्शन है उसको वाई कंपोनेंट बोल दिया। अब यहाँ भी वो यही बात कर रहा है कि हमारे पास ना एक वेक्टर ए था, हमने उसके दो कंपोनेंट्स बना लिए, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो हमारे पास वेक्टर ए है, उसके दो कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। बच्चे ये हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के ना दो तरीके होते हैं, या तो उसको बोल्ड करके लिख देते हैं, ठीक है, ये बोल्ड करके हमने वेक्टर ए लिख दिया, या फिर हम क्या करते हैं उसके ऊपर एरो डाल देते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं वेक्टर को सिम्बॉलिकली, सिम्बॉलिकली का मतलब होता है लेटर के जरिए लिखने का तरीका ये होता है कि या तो हम उसको बोल्ड करके लिखते हैं या उसके ऊपर एरो डाल देते हैं। अब बुक में तो बोल्ड करके लिखा हुआ है, लेकिन जब पेपर में हमने लिखना होता है ना, बोल्ड करके लिखना प्रेफरेबल नहीं होता कि हम क्या मार्क करके साथ उसको लिखते रहेंगे। तो आप इस तरह से लिख के ना उसके ऊपर एरो डाल देते हैं। अब ये वेक्टर था तो उसके दो कंपोनेंट्स थे, एक ए एक्स था एक ए वाई था, तो कंपोनेंट भी क्या होंगे, वेक्टर ही होंगे ना। तो अगर ए है तो इसके वेक्टर कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा एक वाई कंपोनेंट होगा। अच्छा, मैंने कहा था वेक्टर उसको बोलते हैं जिसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। अगर मैं इसके कंपोनेंट को डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हमारे पास क्या होता है बच्चे, ये एक्स कंपोनेंट है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने कहा था कि यहाँ पे एक वेक्टर है, उसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। लेकिन अगर अब इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में अलग लिखना चाहूँ तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, सिंपल आप सिंबल लिख देते हैं, ठीक है, कोई एरो नहीं डालते, कोई बोल्ड नहीं करते, ये मेरे पास उसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अब इसकी डायरेक्शन भी लिखनी है तो बच्चे डायरेक्शन के लिए हम लोग ना यूनिट वेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपने 9th क्लास में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चे, जो डायरेक्शन शो करते हैं। एक्स एक्सिस के अलावा मैंने डायरेक्शन शो करनी हो ना, यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है आई कैप, ठीक है। और अलॉन्ग दी वाई एक्सिस अगर अपने डायरेक्शन शो करनी हो ना, वहाँ पे यूनिट इस्तेमाल होता है जे कैप, ठीक है। तो ये डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब भी हमने डायरेक्शन शो करनी होती है ना किस डायरेक्शन में है, तो हम क्या करते हैं, आई कैप इस्तेमाल करते हैं। अलॉन्ग दी वाई एक्सिस हम जे कैप इस्तेमाल करते हैं। अलॉन्ग दी जी एक्सिस हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम के कैप इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं जो डिफरेंट डायरेक्शंस को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मतलब अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ये इसकी मैग्नीट्यूड सिंपल उसका नंबर बताएगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी उसकी यूनिट वेक्टर से, आई कैप से। और अगर इसी तरह से वाई के लॉन्ग है तो ए वाई उसकी मैग्नीट्यूड होगी और जे उसका यूनिट वेक्टर होगा। ये देखिए पहले इसको वेक्टर्स के फॉर्म में दोनों को लिखा था, फिर बाद में उस वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा, मतलब मैग्नीट्यूड लेता डायरेक्शन लेता। तो ए एक्स उसकी मैग्नीट्यूड होगी और इसके लॉन्ग डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट की जाती है, आई कैप से। ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यूनिट वेक्टर्स का मतलब होता है उनकी मैग्नीट्यूड यूनिट है, मतलब 1 है, मैग्नीट्यूड कोई नहीं है, मतलब 1 मैग्नीट्यूड है। लेकिन ये किस लिए प्रेजेंट होते हैं, डायरेक्शन को शो करने के लिए। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमेशा आई कैप होगा, वाई के लॉन्ग हमेशा जे कैप होगा। तो वाई के लॉन्ग ये देखें इसको जे कैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आई और जे हमारे पास क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं जो डायरेक्शन को शो करते हैं अलॉन्ग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इनको क्या कहा जाता है, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स किस लिए यूज होते हैं, डायरेक्शन को बताने के लिए। और इनकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1। यूनिट का मतलब ही क्या होता है बच्चे, 1। तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन बताने के लिए यूज हो उनको यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन डेफिनेशन लिखी हुई है। अब हमने ये उसको वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स में उसको रिजॉल्व कर लिया। अब हमारा मेन काम क्या है, इन कंपोनेंट्स को फाइंड करना, कि इन कंपोनेंट्स को फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा, इन कंपोनेंट्स को ना बच्चे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। ये मैंने ऊपर डिफाइन किया था ना, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। अब इन दोनों के दरमियान एंगल कितना, 90 डिग्री, इसलिए ये हमारे पास कौन से कंपोनेंट्स है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं
हमने कहा कि हमारे पास ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो वाई कंपोनेंट, मुझे इसी की इक्वल अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ले लूँ, मतलब इतनी ही हाइट ले लूँ, तो ये भी फिर इसका क्या होगा, ए वाई कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, बेसिकली इसको उठा के हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये इसका वाई कंपोनेंट है, और ये वेक्टर है। तो आपको नहीं लग रहा है ये एक ट्राइंगल सी हो गई है? तो हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है, एक ट्राइंगल से कंसीडर कर लिया ओ पी क्यू। ठीक है, ओ पी एंड क्यू। ठीक है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इस वेक्टर को यहाँ से उठा के मतलब यहाँ पे प्लेस कर दिया, या इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ अगर यहाँ पे मैं ये कंसीडर कर लूँ वर्टिकल, ये भी कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट। अब ये हमारे पास ना एक ट्रायंगल सी बन गई। अब इस ट्रायंगल के ऊपर हम लोग वो साइन कॉस और टेन नहीं पढ़ते, वो अप्लाई करेंगे। तो कहते हैं इस ट्रायंगल के ऊपर सबसे पहले हम साइन थीटा अप्लाई करते हैं। ठीक है, साइन थीटा का फार्मूला हम पढ़ते आए हैं कि अगर ये ट्रायंगल है तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब इसमें क्या होता है, ये ट्रायंगल में ये जो हमारे पास होती है ना नीचे, ये बेस होती है, ये वर्टिकल परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेनस होता है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अगर साइन थीटा हमने लेना हो तो वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, और हाइपोटेनस क्या है, ओ पी। तो यहाँ पे साइन थीटा हमने अप्लाई किया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, पी क्यू ले लें या क्यू पी, मतलब एक ही चीज़ है ना, और डिवाइडेड बाय ओ पी। अब यहाँ पे हमारे पास क्यू पी किसके इक्वल था, ए वाई डिवाइडेड बाय ए, मतलब इसको ना ओ एस भी लिखा है क्यू पी की जगह पे। ओ एस का मतलब है जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। आप चाहे ये ले लो चाहे आप ये ले लो, तो वो फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने वैसे ही उसको ये ट्रायंगल मान के इस डिस्टेंस को यहाँ पे प्लेस कर दिया था। तो आप पी क्यू ही रहने दें, डिवाइडेड बाय ओ पी। ये हमारे पास ए वाई है, ये मेरे पास ए है, तो इसकी वैल्यू पुट ऑन करेंगे, ए वाई डिवाइडेड बाय ए। यहाँ पे ए वाई रहने दें, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें, ये वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड निकल नहीं आई। ठीक है, किसकी इक्वल होती है, ए साइन थीटा की इक्वल होती है। अब हमने एक्स कंपोनेंट के निकाले, तो हमने क्या करना है, इस ट्रायंगल के ऊपर कॉस थीटा अप्लाई करना है। कॉस थीटा क्या होता है बच्चे, बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। अब बेस क्या है, ओ क्यू, हाइपोटेनस क्या है, ओ पी। तो ओ क्यू मेरे पास ए एक्स के इक्वल है डिवाइडेड बाय ए के इक्वल है। तो यहाँ पे ये देखें, कॉस थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेनस, ओ क्यू डिवाइडेड बाय ओ पी, ए एक्स डिवाइडेड बाय ए। यहाँ पे ए डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये एक्स की वैल्यू आ। ठीक है, तो ये एक्स कंपोनेंट है। यहाँ पे वेक्टर ए ज्यूम किया है। अगर हम लोग किसी भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट निकालना चाहें ना, तो एक्स जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, और जहाँ पे वाई लिखा होगा साइन थीटा। फॉर एग्जाम्पल मैं फोर्स वेक्टर लेती हूँ, तो उसका मैंने एक्स कंपोनेंट लेना है, तो उसकी मैग्नीट्यूड और एक्स की जगह क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो किसी भी वेक्टर के आप कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कहते हैं अब हमने वेक्टर्स कंपोनेंट्स तो फाइंड कर लिए। अब सपोज करें कि हमने वेक्टर को फाइंड करना है फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। अगर सपोज करें मुझे कंपोनेंट्स का पता है, तो मैं किस तरह से, अगर मुझे ए एक्स का भी पता है ए वाई का भी पता है, तो मैं वेक्टर को भी मालूम कर सकती हूँ। कैसे वेक्टर को मालूम कर सकते हैं, तो ये जो ट्रायंगल है ना, इसी के ऊपर आपने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसके ऊपर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखा हुआ है, कहते हैं आपने क्या करना है, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू, मतलब बेस प्लस परपेंडिकुलर। अब बेस प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू डालते हैं। हमारे पास हाइपोटेनस क्या था, ए था, बेस किसके इक्वल थी, ए एक्स के इक्वल थी, परपेंडिकुलर किसके इक्वल था, ए वाई के इक्वल था। अब यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लें, इधर भी अंडर रूट ले लें और इधर भी अंडर रूट ले लें। मुझे यहाँ पे स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, यहाँ पे तो सम है तो ये अंडर रूट खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये उसी तरह से आ जाएगा। ये हमारे पास वेक्टर आ गया कि इन केस मुझे कंपोनेंट्स का पता है, मुझे एक्स का पता है, ए वाई का पता है, तो आप वेक्टर को मालूम कर सकते हैं। अब वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड तो नहीं मालूम करनी है, आपने तो उसकी डायरेक्शन भी मालूम करनी है। तो डायरेक्शन आप मालूम करने के लिए, डायरेक्शन का मतलब होता है बच्चे ये कितने एंगल पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास एंगल कम है तो इस डायरेक्शन में, अगर मैं एंगल ज़्यादा कर देती हूँ उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, तो जितना एंगल चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास उसकी डायरेक्शन क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं उसका एंगल यहाँ पे कर देती हूँ तो उसकी डायरेक्शन तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली एंगल आपको क्या बता रहा होता है, डायरेक्शन बता रहा होता है। तो कहते हैं अगर मुझे कंपोनेंट्स का पता है, तो अगर मैं थीटा मालूम कर लूँ तो मुझे डायरेक्शन पता चल जाएगी। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के ऊपर मैं अगर टेन थीटा अप्लाई करूँ, टेन थीटा हमारे पास क्या होता है बच्चे, टेन थीटा होता है मेरे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। मैंने कहा कंपोनेंट्स इन केस मुझे पता है। ठीक है, अगर कंपोनेंट्स पता है तो मैं इसके ऊपर अप्लाई क्या करूँगी, टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब क्यू पी डिवाइडेड बाय ओ क्यू।
ओ पी क्यू क्या है मेरे पास ए वाई है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए एक्स आ जाएगा। तो अगर मुझे कंपोनेंट्स का पता है तो मैं क्या कर सकती हूँ, थीटा फाइंड आउट कर सकती हूँ। मतलब मैं यहाँ पे अगर मुझे एक्स का भी पता है ए वाई का भी पता है तो मैं वैल्यू को डिवाइड करूँगी, टेन है, इसको इधर ले जाएंगे तो वो टेन इनवर्स हो जाएगा। तो वो यहाँ पे ये देखिए ये टेन थीटा अप्लाई कर रहा है, टेन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर ओवर बेस ए एक्स ए वाई ओवर ए एक्स। अगर मुझे इनकी वैल्यूज़ का पता है मैं उसको पुट ऑन करूँगी, उसको सॉल्व करूँगी, टेन यहाँ पे मुझे इक्वल साइन के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इन्वर्स हो जाएगा। ये कैलकुलेटर पे करते कैसे हैं, शिफ्ट प्रेस कीजिएगा और साथ में टेन, तो ये टेन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इसका थीटा भी पता चल जाएगा। ये फार्मूला सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड दे रहा है, ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू में आ जाता है, न्यूमेरिकल में यूज होता है। और थीटा आपको डायरेक्शन देता है। तो इस पूरे टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं, एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है, और अगर हमें फाइंड आउट करने हैं कंपोनेंट्स तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें कंपोनेंट्स का पता है तो हम वेक्टर कैसे मालूम कर सकते हैं, वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे मालूम कर सकते हैं, डायरेक्शन कैसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। ये देखिए एक्सरसाइज का आपका पहला ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 2D एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो 2D के आज का जो टॉपिक है कंप्लीट इसमें आ जाएगा, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 2D, ठीक है। मजीद बच्चे से कुछ पूछना हुआ, कोई पॉइंट मिसिंग हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।